हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हमारा टॉपिक है 2026 ईरान क्राइसिस प्रेजेंटेड बाय निखिल खत्री, योर फ्रेंड। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ईरान क्राइसिस रिसेंटली अनफोल्ड कर रहा है हमारे सामने कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस बाय द पीपल। बट देयर इज पॉलिटिक्स ऑल्सो कि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो ईरान क्राइसिस है, अल्टीमेटली सोर्स तो इसका यूएसए ही है, क्योंकि ये जो ईरान क्राइसिस है इज द रिजल्ट ऑफ द सैंक्शंस ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये यूएसए की सैंक्शंस की वजह से हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में लगाए थे और जो अब अपने फ्रूट्स दिखा रहे हैं। और फ्रूट्स दिखा रहे हैं। और दूसरी बात एक और है कि ईरान की खुद की अपनी दिक्कत है कि अभी आज की बात करें तो करंट क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक ट्रिगर, तो आपको पता ही है कि भैया सैंक्शन लग गए तो उनको फ्रूट, अब इकोनॉमिक सॉल्यूशन का फ्रूट आ रहा है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया वहां पे। अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा अपना ऑयल को, वो मेन तो वो अपना पैसा ऑयल से कमाता है। अब वो अपना ऑयल जब नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? तो वहां पे काफी ज्यादा बढ़ गया है मामला और इसकी वजह से वहां पे अनरेस्ट हो गया। अब सिविल अनरेस्ट भैया, जब बंदे के पास इनकम ही नहीं है और अनएम्प्लॉयड है तो उसके खाली दिमाग है। तो एम्प्टी माइंड इज अ प्लेग्राउंड फॉर द प्लेग्राउंड ऑफ डेविल। ठीक है, इज द डेविल्स प्लेग्राउंड। तो इस वजह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भैया हमें तो रिजीम चेंज करना है। और दैट इज व्हाट इज द यूएस इंटरेस्ट। यूएस वांट टू अचीव इट्स इंटरेस्ट बाय द प्रोटेस्ट कि इट वांट्स अ रिजीम चेंज। वो रिजीम चेंज चाहता है और कुछ भी नहीं। और ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने वो जो है यूएस के इंपीरियल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि अभी उसने वेनेजुला में किया। और हाँ, एक तरीके का न्यो इंपीरियलिज्म ये है और न्यो कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हो। तो यूएस बीइंग यूएस। और दूसरी बात अब जो है, अब इस प्रोटेस्ट भी के भी दो सोर्स है। एक तो उनके पास इनकम नहीं है, अब उनको अपना एंगर वेंट करना है तो उनके पास स्पेस नहीं है। स्पेस इन द सेंस कि ईरान जो है एक थियोक्रेटिक स्टेट और एक डेमोक्रेटिक स्टेट के बीच में लाई करता है कहीं पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे रिलीजन को एक मेन वो माना जाता है, तो रिलीजन का काफी एक्सट्रीम वर्जन भी आता है कि आपको हिजाब का पहनना पड़ेगा, एक फॉर एग्जाम्पल है। तो अब वहाँ पे भाई, अब डेमोक्रेसी में आपकी मर्जी होती है कि आपको पहनना है नहीं पहनना है, यार आपकी मर्जी है, छोड़ो बाकी बात। तो वहाँ पे कंपल्शन है, वहाँ की मोरालिटी पुलिस भी आपको तंग करता है। और वहाँ शरीयत जो कानून है उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब चक्कर क्या है ना, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, फोर्स करोगे, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो फिर ये बोलते हैं कि भाई मैं क्यों करूं। आपने क्लास में भी देखा होगा कि जब अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कि ऐसे कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, कि हम क्यों करेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो ये वो वाली बात है। तो आप फोर्स ज़्यादा नहीं कर सकते कि आपकी मेरे को ये करना पड़ेगा वो करना। तो आप वहाँ जो है वो मोरालिटी पुलिस की वजह से भी तो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे और एंगर वेंट करना चाहते थे और दे हैव डन दैट। अब स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है भैया? वही बात नहीं तो फिर लात। अब बात बनी नहीं, ठीक है। और क्योंकि एक टाइम पे वो उनके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को एक लिमिट तक सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर उनकी दूसरी बात है तो वो उनके रिलीजन के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, और शरीयत वहां पे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड है, तो वो नहीं कर सकते। और अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो उनका खुद का पॉलिटिकल ग्राउंड पे ही, जो वहाँ की रिजीम है, पॉलिटिकल ग्राउंड ही उनका शेक हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो आए ही इसी बात पे थे। उन्होंने पिछली जो पहला मोनार्की था, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसको हटाया इसी बात के लेकर था कि भाई हमें इस्लामिक जो है उस पर रूल करना है, इस्लामिक थियोक्रेसी पे रूल करना है। बट इस्लामिक रूल को फॉलो करके रूल करना है। तो बट अब वो अपनी बात से पलटेंगे तो वो उनके लिए खुद के लिए थ्रेट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ
ईरान के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स हो गया, और जब ये मिक्स होता है तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। और आप क्योंकि रिलीजन के नाम पे आप लोगों से कुछ भी करवा सकते हो। एक्सटर्नल प्रेशर में आपको बता ही दिया कि भैया यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिया है, तो इन चीज़ों का इफेक्ट जो है ना अब पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। क्यों? ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका इफेक्ट इंडिया पे जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जो हम अब कह रहे हैं कि नो नो इट विल नॉट, इट विल हैव a negligible effect or it will have a no effect, no, that's wrong, it will have an effect। आप करंट एक्सिस की बात कर रहे हो तो ये ग्राफ देख सकते हो किस तरीके का ईरानियन रियल कोलैप्स किया है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। अब ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये आपको यहाँ आंसर मिलेगा कि व्हाई ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज आवर नेबर इज पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान which we have a very hostile relations, very acrimony between us। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, अभी भी एक्रोमनी घटी नहीं बल्कि बढ़ गई और गई है, ठीक है। ड्रोन साइटिंग्स, LOC इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप इस मैप में ही देख सकते हो कि पाकिस्तान हमें ब्लॉक कर रहा है किसको कनेक्ट करने से, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ठीक है। अब ईरान के यहाँ पे इंडिया ने इसलिए डेवलप किया चाबहार पोर्ट टू कनेक्ट विद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया इज रिच इन गैस एंड, और रिच इन गैस, नेचुरल गैस वगैरह उसमें, और क्रिटिकल मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। और यहीं से ही एक और जाता है, उसको बोलते हैं हम INSTC कॉरिडोर, जो इंडिया से डायरेक्ट रशिया, और उसके लिए ईरान इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ से वो जाएगा। तो ईरान जो है हमें यहाँ से बहुत वैल्यूएबल पड़ जाता है, पर थ्रेट वही यूएस सैंक्शन। अब इंडिया खुद डायलेमा में है कि अगर वो एग्जिट करता है तो भाई हम पूरा कट ऑफ हो जाएंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, और हम, दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर हम जो है एग्जिट नहीं करते तो फिर हम भाई अंकल सैम को से सीधा टक्कर ले लेंगे, और 75% का टैरिफ और 25% टैरिफ हम पे और लग जाएगा, तो और सैंक्शंस लगने का भी डर है। तो इससे डायरेक्ट टक्कर विद द यूएस, और यही मेन पॉइंट है। और इंडिया इस टाइम पे टाइम को बाइट कर रहा है कि वो यूएस से ना भिड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूएस का डीप स्टेट है इट वांट्स अ गुड रिलेशन विद इंडिया, और डोनाल्ड ट्रम्प का यार अनप्रेडिक्टेबल बंदा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसका कुछ पता नहीं है। और बट वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ की जो कंपनीज, दे वांट ट्रेड विद इंडिया, दे वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। तो हर कोई अच्छे रिलेशन चाहता है इंडिया के साथ, ठीक है। बेशक एक पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के इनके अपने अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान पागल कुत्ता है, और चाइना जो है एक हमारा राइवल है, ठीक है, ठीक है। चाइना इज ए राइवल। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, ट्रेड पे ऊपर, भैया बासमती राइस का क्राइसिस पड़ जाएगा। ईरान जो है टॉप बायर है। अब जब ईरान जब अगर चावल नहीं खरीदेगा तो हमारा जो पहले ही बम्पर हार्वेस्ट वगैरह होता है, हमारे यहाँ प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे चावलों के, राइस के, और फार्मर्स को गुड प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस क्रैश कर जाएंगे तो फार्मर को, किसको नुकसान, फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। अब ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड भी हमारा घट सकता है इसके, क्यों भाई, बैंक्स को लगेगा कि भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस में मार दे, जैसे अभी इंडिया और रशिया के केस के अंदर भी इसने सैंक्शन लगाए हैं कि तो इसलिए कॉशन बढ़ जाएगा और वो डरेंगे ट्रेड करने से। अब एनर्जी सिक्योरिटी, अब भैया ईरान के साथ हमारा ट्रेड इतना है नहीं, पर पर यही आता है मेन मुद्दा, और कि देखिए ईरान इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। यूएस का उसके ऊपर थ्रेट है, कभी भी यूएस उसके ऊपर हमला कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं, वो कर भी दे। बट एक कोटेशन आता है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स।
तो ईरान यहाँ पे वही नियम अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, और पर्शियन गल्फ से इंडिया का 2/3 ऑयल इंपोर्ट होता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी स्काईरॉकेट कर जाएंगे और पूरा वर्ल्ड स्पेन को फील करेगा। तो इट वाज वेरी डेंजरस सिचुएशन अगर अनफोल्ड होता है तो बिकॉज ईरान इज, बेयर इट इन माइंड, ईरान इज नॉट अ वेनेजुएला, ठीक है। ईरान वो कंट्री है जो काफ़ी यूएस से टक्कर ले गया, ठीक है, और जिसने यूएस के बेसिस पे भी अपने मिसाइल से अटैक किए, ठीक है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट ईरान। अब ह्यूमन कोस्ट, अब भैया वहाँ पे अटैक होगा तो हमेशा की बात है, इंडिया ने यूक्रेन में भी किया, वहाँ भी किया, कि क्या अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना, ठीक है। ये भी एक अपना अलग ही ड्रामा है। अब मैंने कहा कि भैया अपना अलग ही एक केस है। तो ईरान का जो क्राइसिस है इसका रूट कोज है, वहाँ करता है इस्लामिक रेवोल्यूशन पे, जो वहाँ पे मोनार्की को ओवरथ्रो करके यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया ईरान में, ठीक है। और यही जो है एक कहते हैं ना रूट कॉज, कि वहाँ की पब्लिक अनसेटल्ड है, वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली 2020 में भी किया था महिसा अमनी के केस में, कि जब वहाँ पे लेडी को उन्होंने वहाँ की मोरालिटी पुलिस ने एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। तो बार वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बार, और वहाँ पे उसको फोर्सफुली सप्रेस कर दिया जाता है, और पर आप फोर्सफुली सप्रेस कर दिया जाता है। तो काइंड ऑफ ये जो है सारा रूट कोर्स जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन से आ रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज देना हो तो और करना हो तो यार मोटिवेशन चाहिए, ये इसका एक कंटिन्यूएशन में एक वीडियो आए कि नहीं, तो इस पर कम से कम यार 100 लाइक तो देना, और कमेंट बताना कि कैसा अच्छा लगा बुरा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब